प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आया हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्रांति हुई थी। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां बुर्बोन राजवंश के शासक थे। दुर्ग बास्तिल उसमें जनता के लिए एक घृणा का केंद्र था, क्योंकि सम्राट वहाँ से सारे आदेश किया करते थे। लुई 16वां का राज्याभिषेक 1774 में हुआ। उसमें उनकी आयु 20 वर्ष थी। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ। राज्यारोहण के समय राजकोष खाली था। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची होने के कारण अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस ने सहायता की थी। उसके कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक कर्ज हो गया था। इसलिए फ्रांसीसी सरकार ने ये 10 अरब कर्ज चुकाने के लिए और करों में वृद्धि का कदम उठाया। तो फ्रांसीसी समाज में 3 प्रकार के एस्टेट थे। पहला था कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जिनको विशेष अधिकार था कि उनको किसी प्रकार का कोई कर देने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरे एस्टेट जनसाधारण, जो 90% जनसंख्या में थे, वो कर दिया करते थे। 60% फ्रांस के अंदर ज़मीन या तो कुलीन के पास थी, या चर्च के लोगों के पास थी, या अमीर लोगों के पास थी। इस प्रकार से कुल 60% ज़मीन अमीर लोगों के पास में हुआ करती थी। कुलीनों व चर्च को करों में छूट थी। किसान 2 प्रकार के कर दिया करते थे। चर्च किसानों से एक कर का हिस्सा टाइद धार्मिक कर वसूलता था। तीसरे एस्टेट के लोगों को एक कर सरकार को टाइल प्रत्यक्ष कर देते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे उपभोग की वस्तुओं पर लगाते थे। प्रथम एस्टेट के पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट के कुलीन वर्ग, तृतीय एस्टेट के किसान, मजदूर, कारीगर, नौकर, व्यापारी, कर्मचारी, वकील इत्यादि, ये इन वर्गों में थे। तो फ्रांसीसी क्रांति होने के लिए कुछ कारण हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो बढ़कर के सन 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। अनाज की उत्पादकता में कमी आ गई। लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। लोगों को पाव रोटियों की कीमत देने के लिए उनके पास में धन नहीं था। कामगार मजदूरों को मजदूरी मालिक कम देते थे। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। जो कृषि कार्य किसान किया करते थे, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक प्रकोप के कारण, कभी सूखे, कभी ओले के प्रभाव से
अनाज की पैदावार में गिरावट आ गई। ऐसी स्थिति बनी कि रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। किसान, मजदूर, गरीब, कारीगर इत्यादि इनका जीवन संकट में आ गया। कुलीन व्यक्ति मकड़ा की तरह, किसान मक्खी की तरह, बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और अमीर ज़मींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार रहता है। उसको लालची हो जाता है, पर वह किसान को एक दृष्टि से देखता नहीं है। इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण बने। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और फ्रांस का बास्तिल दुर्ग की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जा करने के लिए सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल दुर्ग का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा दिए गए। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उनके अवशेष बाज़ार में अमीर लोगों को बेच दिए गए, जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती ग्रामीण क्षेत्रों में संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का स्वावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ी के रूप में देखा, जिसकी परिणति अंततः फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को फांसी दिए जाने में हुई। पाव रोटी को लेकर के इस प्रकार की जनता ने संघर्ष प्रारंभ किया, फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई। मध्यम वर्ग के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति को चलाने के लिए उन्होंने सामाजिक समूह का उदय किया, जो मध्यम वर्ग हुआ। फैलते समुद्री व्यापार, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्ज की, वो मध्यम वर्ग के लोग कहलाए। ऊनी रेशमी कपड़ों का या तो वो निर्यात करते थे, समाज के समृद्ध लोग उससे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागारों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, कर्मचारी, वकील, पैसे से लोग शामिल थे, सभी पढ़े लिखे थे। इन सब का कहना था कि समाज में जो विशेष अधिकार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के हैं, वो समाप्त किया जाए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जो जॉक
रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों ने अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दर्शकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों ने भी जोर से पढ़ा जाता था, अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई सोलवे के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर बढ़ाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा और फ्रांस में क्रांति